जी, आज शुगर की बीमारी के बारे में बात करेंगे। ये भी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है कल की तरह। कल कैंसर के हवाले से बात की थी, आज शुगर के हवाले से बात करेंगे। शुगर का मर्ज़, बेसिकली ये शुगर नहीं है, ये शुगर का मर्ज़ है। ज़ियाबितस इसको उर्दू में कहते हैं, और डायबिटीज़ मेलाइटस इसको इंग्लिश में कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस से मुराद ये है, उनका जो लफ्ज़ी तर्जुमा है वो है मीठा पेशाब। यानी कि ये जब पहली दफ़ा कहीं डायग्नोज हुई होगी तो उस वक्त किसी ने देखा होगा कि किसी ने पेशाब किया है तो उसके ऊपर चूंटियाँ आ गई और मक्खियाँ आ गई। तो हो सकता है किसी ने चख ही लिया हो या कोई टेस्ट किया हो जिसके अंदर वो चीज़ सामने आई हो कि इसके अंदर अ, चीनी या मीठे की मिकदार ज़्यादा है। तो होता ऐसे ही है कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनके पेशाब में शुगर आती है। शुगर बेसिकली बॉडी के अंदर जो शुगर सर्कुलेट कर रही होती है और जो मौजूद होती है वो ग्लूकोज़ होती है। तो अब मैं अगर शुगर कहूँगा तो वो उससे मुराद ग्लूकोज़ ली जाए, कि ब्लड ग्लूकोज़। आपको जो लैब में टेस्ट करवाते हैं वो भी ब्लड शुगर का टेस्ट नहीं होता, वो ब्लड ग्लूकोज़ का टेस्ट होता है, क्योंकि बॉडी सिर्फ़ और सिर्फ ग्लूकोज़ को ही एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकती है। बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। आप समझ लें कि 1-2% के करीब। तो जो शुगर है वो रेस्टिंग बॉडी, जब बॉडी रेस्ट कर रही है, आराम से बैठी हुई है, तो उस वक्त आपकी बॉडी का 80% जो एनर्जी है आपका ब्रेन यूज़ कर रहा है। और ब्रेन सिवाय शुगर के, आई मीन ग्लूकोज के, कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, अपनी प्रोसेसिंग के लिए, अपने काम के लिए। ब्रेन सिवाय शुगर के कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं जब शुगर लो होती है तो बंदा बेहोश हो जाता है, बंदे की आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। बेसिकली आपका दिमाग अनकॉन्शियस हो जाता है क्योंकि उसको शुगर नहीं मिल रही होती, शुगर लो होने की वजह से। तो शुगर की बीमारी जो है, सबसे पहले तो ये जान लें कि पाकिस्तान के अंदर ये, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं आपको राउंड ऑफ फिगर्स जो हैं वो पेश करूँगा। पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ के करीब मरीज़ रजिस्टर्ड हैं शुगर के, और जिन जो नोन है जिनको शुगर दवाई ले रहे हैं वो, और एक और 4 करोड़ लोग हैं जो कि शुगर के मरीज़ हैं, दवाइयाँ भी मिल रही हैं उनको, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। ये पता चलता है हमें दवाइयों के डेटा से कि जो दवाई है वो 8 करोड़ जितनी प्रोड्यूस हो रही है और ख़र्च हो रही है, बंदे 4 करोड़ रजिस्टर्ड हैं। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 8 करोड़ लोग हैं जो कि इस वक्त नॉन डायबिटिक्स हैं, और तकरीबन 8-9 करोड़ लोग मज़ीद वो हैं जो कि जिनकी अभी तशख़ीस नहीं हुई, और लेकिन उनके अंदर रिस्क फैक्टर्स शुगर वाले सारे मौजूद हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ। फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि हमारी फैमिली हिस्ट्री है। उसके अलावा ये है कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि बैठे रहना, काम ना करना। गए यहाँ से दफ्तर जाके बैठ गए, और दफ्तर से निकले और घर जाके बैठ गए, टीवी के सामने लेट गए, सोशल मीडिया यूज़ कर लिया, या कोई जो भी ऑफिशियल वर्क है वो भी बैठे बैठे है, दफ्तर में बैठे बैठे, चाहे पूरा दिन काम कर रहे हैं लेकिन वो बैठे हुए हैं। इस तरह जो घरेलू ख़वातीन हैं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, घर का काम काज तो करती हैं, लेकिन वो इतनी प्रोटेक्शन नहीं है। आपको शुगर के लिए प्रॉपर वॉक, एक्सरसाइज, जिम, जॉगिंग ये करनी पड़ेगी, तो फिर आप उससे वो रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ईटिंग हैबिट्स, कि हमारा खाने पीने का, हमारी वाहद एंटरटेनमेंट जो है वो खाना पीना है। हम कहीं पे भी जाएं हमें तुन के खिलाया जाता है, हमारी जो पिकनिक है वो खाने के ऊपर है, हमारी मीटिंग्स खाने के ऊपर है, तो खाना पीना हमारा जो है वो अनहेल्थी है। हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेते हम, हाई फाइबर डाइट नहीं लेते हैं हम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट में चावल और रोटी दोनों शामिल हैं, तो चावल और रोटी को रिड्यूस करें, और प्रोटीन्स को और जो फाइबर्स हैं उनको अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। फिर फैमिली हिस्ट्री जैसे कि मैंने बता दिया। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो कि शुगर फैमिलीज़ के अंदर होती है, लेकिन इसकी कोई इनहेरिटेंस पैटर्न नहीं है इसका। जैसे एक फैमिली के सारे लोगों को भी हो सकती है, और एक फैमिली में हो सकता है किसी एक आधे ख़ानदान में किसी को भी ना हो।
और बाकी सारे ख़ानदान को हो। तो कोई जेनेटिक फैक्टर नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जीन्स हैं जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिज़म्स को, शुगर प्रोडक्शन को, इंसुलिन प्रोडक्शन को, वेट गेन को, इन सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करती हैं, और वो मिल के एक इंटीग्रेटिव तरीके से शुगर की बीमारी की वजह बनती हैं। ये तो उसकी मोटी मोटी कॉजेज़ आ गई। और मोटापा, वो जो कि अनहेल्दी फूड और बैठ के काम करने का एक लाजमी नतीजा मोटापा भी होगा। और शुगर, जिन लोगों को मोटापा है वो तकरीबन 100% समझे कि उनको ज़िंदगी की किसी न किसी स्टेज के ऊपर शुगर हो जानी है। तो बाकी फिर यानी कि 8 करोड़ वो और 8 करोड़ 16, तो 25 करोड़ की हम आबादी हैं, तकरीबन फिर 8-9 करोड़ बच्चे बचते हैं जिनको कि शुगर का मर्ज़ ना हो। अभी वो भी पता नहीं बड़े होके कौन से रिस्क फैक्टर एक्वायर कर लें और वो फिर उनको भी वो भी डायबिटिक हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर बंदा वो शुगर का एक पोटेंशियल कैंडिडेट है। यानी कि उसको या है या हो सकती है, आइंदा आने वाले 5-10 सालों में ज़रूर हो जाएगी। ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद सम इन एक्यूरेसी। अच्छा, उससे अगली बात ये है कि पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पे मुल्क आया है जिसमें शुगर के डायग्नोज होने की शरह, यानी कि नए बीमारियों, नए मरीज़ों के मालूम होने की शरह सबसे ज़्यादा है। यानी कि कोई 30% जो आबादी है पाकिस्तान की, वो इस वक्त तक तकरीबन अफेक्ट हो चुकी है। तो सबसे टॉप पे पाकिस्तान रहता है। आलमी इदारा सेहत ने उसकी रैंकिंग जारी की है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो ये है कि शुगर को ट्रीट कैसे करना है। यूजुअली हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शुगर में इंसुलिन लगा दें, शुगर ठीक। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, इवन के डॉक्टर्स के ज़हन में भी ये कॉन्सेप्ट है कि शुगर को का ब्लड शुगर लेवल यानी ग्लूकोज लेवल अगर कम हो जाए, शुगर कंट्रोल हो जाती है, जो कि एक एक्सट्रीमली गलत कॉन्सेप्ट है। शुगर दो किस्म की है, एक है इंसुलिन डिपेंडेंट, एक है इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट यूजली ऑटोम्यून उसकी होती है कॉज, ऑटोम्यून कोई डिजीज़ है या कोई मेथड है या कोई जेनेटिक फैक्टर है जो कि लबलबे के उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ देता है, जो कि इंसुलिन बना रहे होते हैं। तो वो जब टूट जाते हैं तो इंसुलिन बनना बंद हो जाती है और आपकी शुगर रेज़ होना शुरू हो जाती है। शुगर रेज़ क्यों होती है? क्योंकि इंसुलिन का काम शुगर को कम करना नहीं है। इंसुलिन एंटी शुगर दवाई नहीं है। इंसुलिन का काम सिर्फ ये है कि वो आपकी बॉडी से शुगर यूटिलाइज करवाती है, इस्तेमाल करवाती है। वो शुगर को आपके खून से आपके खलियों में दाखिल होने में, आपके जो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा हैं उनमें दाखिल होने को कैटलाइज करती है, उनको वो शुगर को अंदर दाखिल करती है। इंसुलिन की गैर मौजूदगी में वो नहीं हो सकता। जब वो नहीं होगा तो क्या होगा? जब शुगर यूटिलाइज नहीं होगी, इनटेक वैसी होगी, शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये है उसका जो मैकेनिज्म है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट यूजली छोटी उम्र में होती है, बच्चों में भी हो सकती है। जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस छोटी उम्र में भी हो सकती है, इन 20s एंड 30s, और बड़ी उम्र में भी हो सकती है। और जो दूसरी शुगर है वो है इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। इसमें बॉडी के डिफरेंट किस्म के मैकेनिज़म्स अफेक्ट हुए होते हैं। इसका इलाज इंसुलिन के बगैर किया जाता है। इंसुलिन भी बाज़ औक़ात किसी स्टेज पे दाखिल करनी पड़ती है, लेकिन यूजली इसका इलाज बगैर इंसुलिन की किया जाता है। और खाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जिनको कहते हैं, इंसुलिन का तो टीका होता है, लेकिन जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जिनको कहते हैं या खाने वाली दवाइयाँ जिनको कहते हैं, उनसे डिफरेंट लेवल्स के ऊपर दिन में मुख्तलिफ टाइम पे वो अगर आप दवाइयाँ खाएंगे, मरीज़ खाएंगे, डॉक्टर उनको देंगे, तो शुगर कंट्रोल में रहेगी। शुगर की का इलाज 3-4 लेवल पे है। शुगर का इलाज ये है कि आपने खाना क्या है, नंबर 1। नंबर 2, किस वक्त खाना है। नंबर 3, कितना खाना है। नंबर 4, ये तो खाने से रिलेटेड हो गया। नंबर 4 उससे जो अगली चीज़, उसको नंबर 4 भी कह सकते हैं, उससे अगली चीज़ भी कह सकते हैं, वो ये है कि आपने जो खाया है, जो भी लिमिटेड क्वांटिटी में या कंट्रोल क्वांटिटी में खाया है, वो
आपके जो खाने वाला सिस्टम है, जिसको हम एलिमेंट्री सिस्टम भी कहते हैं या निज़ाम इंहिज़ाम कहते हैं, वहाँ से खून में कितना शामिल हो रहा है, ये दूसरे नंबर पे चीज़ आती है। और तीसरे नंबर पे आपकी बॉडी की यूटिलाइजेशन, कि आपकी बॉडी कितनी शुगर यूटिलाइज कर रही है। उसमें भी दो चीज़ें आती हैं, नंबर एक इंसुलिन, नंबर दो आपका वर्कआउट यानी कि एक्सरसाइज, वॉक, काम। शुगर की दवाइयों, आपकी फूड यानी कि खाना, और वॉक, एक्सरसाइज, ये मैं मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इसका रोल शुगर के कंट्रोल में 80 से 90% है। आप 80-90% अपना शुगर कंट्रोल कर लें और वॉक को इम्प्रूव कर लें, आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। दवाइयों का रोल 10 से 20% है। जिसने अपना खाना कंट्रोल नहीं करना और अपनी दवाइयाँ कंट्रोल नहीं, अपना वॉक कंट्रोल नहीं करनी, वो मैं तो उनसे फ्रैंकली कहता होता हूँ कि आप लोग दवाइयाँ ना खाएं, क्योंकि शुगर कंट्रोल नहीं होनी तो पैसे ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। इतनी महंगी दवाइयाँ होती हैं, उससे उससे भी उन पैसों को भी खा लें, उनसे भी कुछ चीज़ें ले खा लें, कोई बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खा लें, ताकि जल्दी ख़ात्मा हो। क्योंकि ज़ाहिर है कि जितना ज़्यादा ज़िंदा रहेंगे उतना ज़्यादा अखराजात होंगे। तो मैं तो फ्रैंकली मरीज़ों को जो ना डरा देता होता हूँ, सीधी सी बात है। अच्छा, अगली चीज़ ये है कि शुगर की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। कॉम्प्लिकेशंस 3-4 चीज़ें हमेशा याद रखें, 1, 2, 3, 4। उसमें ये तो हो सकता है कि 4 नंबर वाली चीज़ 1 नंबर पे आ जाए, 3 नंबर वाली चीज़ 2 नंबर पे आ जाए, 2 नंबर वाली चीज़ 4 नंबर पे चली जाए। लेकिन वो 4 चीज़ें अगर शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे, वो 4 चीज़ें, 5 भी हो सकती हैं, वो ज़रूर होंगी। जो मर्ज़ी कर लें वो ज़रूर होंगी। नंबर 1 फालज, नंबर 2 हार्ट अटैक, नंबर 3 गुर्दे फेल, नंबर 4 जिस्मानी माजूरी। इनमें तरतीब फ़र्क हो सकती है, यानी हो सकता है किसी को फालज आखिर में हो, किसी को जिस्मानी माजूरी पहले से हो जाए, ये हो सकता है किसी को गुर्दे फेल बाद में हो, हार्ट अटैक पहले हो जाए, लेकिन ये होंगी ज़रूर। आई अश्योर यू, 100% मैं ये आपको अश्योर करता हूँ कि इनमें तरतीब का फ़र्क हो सकता है। माजूरी, आँखों की माजूरी भी हो सकती है, बिल्कुल ब्लाइंडनेस, अंधापन हो सकता है, और अज़ा की माजूरी भी हो सकती है। आपको शुगर में चूँकि आपका कुछ सिस्टम इस तरह का, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में क्या होता है। होता है ऐसे है कि आपको दर्द और तकलीफ़ का एहसास नहीं रहता। आपके पाँव पे कोई चोट लग जाएगी, हाथ पे कोई चोट लग जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, दर्द नहीं होगी। तो जब दर्द नहीं होगी तो वहाँ से वो ज़ख़्म में इन्फेक्शन हो जाएगी, इन्फेक्शन फैल के, और वो जिन जरासीम से इन्फेक्शन होती है वो थोड़े से फैलने वाले जरासीम होते हैं। तो वो जिस जगह से इन्फेक्शन हुई होती है उस जगह से 4-5 इंच ऊपर से वो जगह काटनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के पाँव के अंगूठे में कोई प्रॉब्लम है तो आधे से ज़्यादा पाँव जो है वो काटना पड़ेगा। अगर थोड़ा-सा आगे प्रॉब्लम है तो टखने से नीचे पाँव काटना पड़ेगा। और अगर थोड़ा-सा प्रॉब्लम और ऊपर चला गया है तो घुटने से नीचे काटना पड़ेगा, या फिर हिप बोन से। मैंने ऐसे मरीज़ देखे हैं जिनको हम शुगर के इलाज का और परहेज़ का कहते थे, वो हमारा मज़ाक उड़ाते थे। तो देखो जी, क्या ये क्या बात कर रहे हैं, देखो ये देखो जी, मैं जलेबी खा रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता, ये देख लो। तो कुछ 10-12 साल के बाद उनकी ना दोनों टांगें थीं यहाँ से, और ना दोनों बाजू थे जब उनकी तदफीन हो रही थी। तो इस हद तक ये ले जाती है आपको। और फालज हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। ये सारी जानलेवा बीमारियाँ हैं तकरीबन। सिवाय ये माजूरी जानलेवा नहीं है, अगर ये हो तो इनके इससे गुजारा हो सकता है। लेकिन बाकी सारी, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, माजूरी के साथ ही हार्ट अटैक भी हो जाए बाद में। तो इसलिए इसका जो है ना वो ख्याल करें थोड़ा सा, कि इसको कंट्रोल करें एट ऑल लेवल्स। अच्छा, शुगर के मर्ज़ में एक रोटी खाना ज़्यादा है, मरीज़ को आधी रोटी खानी चाहिए। शुगर के मर्ज़ में, अच्छा आपने कभी नोटिस किया होगा कि शुगर का मर्ज़ आपको कहता है जी मैंने तो सुबह 8 बजे रोटी खाई थी और शाम के 8 बज गए हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया, शुगर मेरी फिर भी 400 है। वो होता ये है कि आप जब कुछ नहीं खाते ना, तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर के स्टोर्स भी होते हैं ना, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वहाँ से शुगर बनना शुरू हो जाती है।
और वो शुगर भी उतनी ही नुकसानदेह है आपके सेल्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए जितनी कि आप बाहर से खाने वाले नुकसानदेह है। तो इसलिए करना क्या होता है कि आपने बाहर से छोटी अमाउंट में शुगर खानी है, इतनी कि आपकी अपनी बॉडी रिलीज़ ना करे। छोटी सी अमाउंट में शुगर से मुराद ये है कि जो कोई भी चीज़ खानी है जो कि आपको एनर्जी दे सके। उसमें हम रिकमेंड ये करते हैं कि हर 3 घंटे के बाद शुगर का मरीज़ जो है वो आधी मुट्ठी के बराबर खुराक खाए। अच्छा, उस खुराक में भुने हुए चने हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट हो सकता है, सेब हो सकता है एक छोटे साइज़ का, या बड़ा है तो आधा सेब हो सकता है, आड़ू 1-2 हो सकते हैं। ऐसे कोई मौसमी फल हैं कोई 1-2, ज़्यादा नहीं। आप आम नहीं खा सकते, आप केला नहीं खा सकते। बाज़ डॉक्टर्स हैं वो आम और केले की इजाज़त देते हैं, वो कुछ कंडीशंस के साथ इजाज़त देते हैं, मरीज़ उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो दबा के आम खाता है। तो इसलिए हम तो अलाउ ही नहीं करते। हम कहते हैं जी इस तरफ जाना ही नहीं है जिस तरफ आपको कोई नुकसान का अंदेशा है या कोई प्रॉब्लम है। तो उसके बाद आम खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, भुने हुए चने, काले चने होते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर शुगर। रोटी आधी खानी है आपने। रोटी का रूटीन होनी चाहिए, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे, रात 8 बजे। 6-6 घंटे के वक्फे से आप खाना खा सकते हैं। 6 घंटे से वापस रोटी खाएं, और उसके दरमियान हर 3 घंटे के बाद 8 बजे रोटी, 11 बजे फ्रूट, 2 बजे रोटी, 5 बजे या 4 बजे, 5 बजे ड्राई फ्रूट, 8 बजे रोटी, 11 बजे कोई मिल्क या कोई ब्राउन रस या कोई इस टाइप की चीज़, वो आप ले सकते हैं एक आधी क्वांटिटी के अंदर। इसके साथ साथ शुगर की मॉनिटरिंग जो है वो आपने जारी रखनी है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं अगर इस डाइट के ऊपर पेशेंट को लेके जाते हैं, और उसके बाद अब मैं तशख़ीस का भी बताता हूँ आखिर में चल के शुगर की तशख़ीस कैसे होती है। डाइट के ऊपर लेके जाते हैं और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ओरल हाइपोग्लाइसीमिक, जिनको हम दवाइयों से खून की शुगर कम करने वाली दवाइयाँ जिनको कहते हैं, वो एक एक करके ऐड करते हैं। उसमें 3-4 ग्रुप होते हैं, उन 3-4 ग्रुप्स को हम एक एक करके ऐड करते जाते हैं डिफरेंट टाइम्स के ऊपर। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, यहाँ बताने का फ़ायदा कोई नहीं है। और वो उनको ऐड करते जाते हैं और पेशेंट की शुगर मॉनिटर करते जाते हैं। और एक चीज़ याद रखें कि फास्टिंग, एक जो पेशेंट डायग्नोज हो गया कि ये डायबिटीज़ मेलाइटिस का, ज़ियाबीतस का, शुगर के मर्ज़ का पेशेंट है, उसको उसके बाद फास्टिंग शुगर करने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती। शुगर आपने रैंडम करनी है। रैंडम से मुराद खाने के 2 घंटे बाद। खाना मीन्स 8 बजे, 2 बजे, रात 8 बजे। इसके 2 घंटे के बाद आपने शुगर करनी है, शुगर चेक करनी है और अपने डॉक्टर को बताना है जी मैंने ये हमें बताएगा कि हमने जो आपको दवाई दी है उसका कंट्रोल कैसा है। हमने आपको जो 8 बजे के खाने से पहले और 2 बजे के खाने से पहले, या जो भी हम अपना शेड्यूल आपको सेट करके देते हैं, तो उसमें कितना आपको फ़ायदा हो रहा है और दवाई कितनी रखनी है, किस टाइम पे कितनी करनी है, किस टाइम पे कम करनी है, किस टाइम पे ज़्यादा करनी है। हो सकता है उसमें इंसुलिन भी ऐड करनी पड़े। तो वो उसका क्या फ़ायदा है। तो वो हमें फिर 2 घंटे वाली जो रीडिंग है वो चाहिए होती है। हमेशा 2 घंटे बाद चेक करें, ठीक है। पेशेंट्स की शुगर बाज़ बार फास्टिंग, जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट अच्छा कंट्रोल होता है ना, उनकी फास्टिंग शुगर नॉर्मल होती है। फॉर एग्जांपल 100 होगी या 120 होगी। वो जब देखते हैं ना 120 मेरी शुगर तो नॉर्मल है, वो फिर इकट्ठे 2 आम खाते हैं। वो जब 2 आम खाते हैं तो वो आम खाने के आधे घंटे बाद उनकी शुगर 400 पे पहुँच जाती है। तो शुगर हमेशा खाने के बाद देखें, 2 घंटे बाद, ताकि आपको एग्जैक्ट अंदाज़ा हो कि दवाई का कितना फ़ायदा हो रहा है और आपने जो डाइट खाई है उसमें क्या कमी पेशी करने की ज़रूरत है। उससे अगली जो चीज़ है वो है इसकी शुगर की वॉक। वॉक करने से अगर आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत इंसुलिन पैदा हो रही है तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ती है, यानी कि वो उसका काम अच्छा हो जाता है। और काम अच्छा होता है तो वो वॉक करने से आपको इंसुलिन की ज़रूरत कम रह जाती है, और आपको दवाइयों की, ओरल खाने वाली दवाइयों की भी कम रह जाती है। मैंने ऐसे मरीज़ भी देखे हैं कि जो कि बड़ी हैवी किस्म की इंसुलिन की, मेरे वाले साहब इसमें शामिल थे मरहूम, कि जिनको बड़ी हैवी किस्म की ज़रूरत थी। उन्होंने 20-22 साल तकरीबन बग़ैर शुगर के की दवाई के सिर्फ वॉक से 5-6 किलोमीटर डेली वॉक करते रहे हैं वो, अनटिल द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो वो उसके बगैर गुजारा। आखिर में कोई एक आधा साल था जिसमें चूँकि एज भी ज़्यादा हो गई तो फिर इंसुलिन पे चले गए, और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स थे उनके ऊपर चले गए, तो वॉक भी कम हो गई थी।
तो वो अदरवाइज़ उन्होंने 81 साल की एज गुजारी, मस्कुलर थे, ही वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जब वो आईसीयू में दाखिल थे तो वहाँ की नर्सें और डॉक्टर कहते थे कि ये बाबा जी तो बड़े स्ट्रॉन्ग लगते हैं, इनको क्या हुआ है। तो खैर उनको और प्रॉब्लम था जिस वजह से हुआ। तो ये इस तरह की चीज़ है कि वॉक आपने जो ना वो ज़्यादा बेहतर ये है कि हर खाने के बाद 10 मिनट वॉक करें। और अगर उसका टाइम नहीं है तो दिन में 2 दफ़ा 15-15 20-20 मिनट कर लें, वरना दिन में एक दफ़ा आधा पौना घंटा तो वॉक ज़रूर करें, किसी भी टाइम आप कर लें, जब भी आपको टाइम मिलता है। उससे आपकी बॉडी के अंदर कंजम्पशन शुगर की अच्छी होगी, और दवाइयों की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, आप दवाइयों की जो डिपेंडेंस है, जो उन पे इन्हिसार है, वो कम हो जाएगा। आगे जाते हैं इसकी तशख़ीस के ऊपर। तशख़ीस में यूजली फास्टिंग शुगर ली जाती है। फास्टिंग शुगर अक्सर नॉर्मल आ जाती है या नॉर्मल आ सकती है। फिर हमें जाना पड़ता है रैंडम शुगर। रैंडम मीन्स 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद की शुगर अगर 200 से ज़्यादा है तो हम उसको डायबिटिक लेबल कर सकते हैं। फिर आगे उसकी मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग में उसके आ जाती हैं HbA1c, वो जो हीमोग्लोबिन A1c, जो कि 3 महीने बाद वाला टेस्ट है, तो उससे हम बीमारी की यूजली होता है ऐसे है कि पेशेंट हमारे पास आ जाता है, उसके 1-2 दिन का रिकॉर्ड लेके देखें जी हमारे पास हमारी शुगर फास्टिंग इतनी अच्छी और रैंडम इतनी अच्छी है। होता क्या है कि वो 1-2 दिन या 4 दिन टिका के, ज़ाहिर है पेशेंट को महीने में 1 दफ़ा या 2 महीने में 1 दफ़ा बुलाना होता है, तो वो देखता है कि हम देखते हैं कि पिछले 3-4 दिन में तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। हम कहते हैं नहीं, हमें 3 महीने वाला टेस्ट चाहिए। 3 महीने वाला देखते हैं तो वो 10 पे पहुंचा होता है। नॉर्मली अगर वो 5.5-6 तक है तो वो 10 पे पहुंचा होता है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट ने परहेज़ नहीं किया, उसने ना दवाई खाई, ना उसने परहेज़ किया, ना उसने वॉक की, और वो सिर्फ ये 4 दिन का डेटा लेके आ गया अच्छा बनने के लिए कि देखें जी मेरा तो बीमारी कंट्रोल में जा रही है। तो वो बीमारी कंट्रोल में नहीं होती, वो बीमारी बड़ी होती है। तो इसलिए 3 महीने का जो टेस्ट करते हैं। इसके अलावा जो इंसुलिन की शुगर की जो चीज़ें हैं, शुगर की एक स्टोरेज फॉर्म जो है वो कोलेस्ट्रॉल है। जो एक्स्ट्रा शुगर होती है वो कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी के अंदर रेगुलेट रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, क्योंकि वो जमने वाला होता है, शरीयानों के अंदर जम जाता है, वो दिल की बीमारियों का और दिमाग की बीमारियों का वो बायस बन सकता है। इसके अलावा इंसुलिन के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। इंसुलिन हमारी बॉडी 24 घंटे में एक थिन लीन बॉडी जो होती है, जो कि स्मार्ट एक्सरसाइज जॉगिंग वगैरह करती है, वो 18 से 40 यूनिट्स इंसुलिन के एक दिन में बनाती है। तो इसका मतलब ये है कि 18 से 40 यूनिट से ज़्यादा आप पेशेंट को नहीं दे सकते। ठीक है। लोग देखते हैं 500 शुगर है तो वो 80-80 90-90 यूनिट 100-100 यूनिट्स भी पेशेंट ले रहे होते हैं। वो नुकसान होता है उसका। होता क्या है कि आपकी बॉडी तो बनी हुई है, आपका जो सिस्टम है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 यूनिट्स ले सकता है। ज़्यादा क्या लेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा लेंगे तो आपकी बॉडी की जो एक्स्ट्रा शुगर है वो बजाय कहीं यूज़ होने के या वो खारिज होने से जिस्म से पेशाब में, वो आपके सेल्स के अंदर चली जाएगी। वो सारी की सारी सेल्स के अंदर चली, ब्लड शुगर आपकी कम हो जाएगी, लेकिन वो शुगर आपकी बॉडी के अंदर ही मौजूद है। वो बॉडी के आपके अज़ा के अंदर मौजूद है और वो अंदर जाके उन अज़ा को डैमेज करती है। उससे गुर्दे डैमेज, हार्ट डैमेज, ब्रेन डैमेज, आपका असाबी निज़ाम डैमेज, तो और आपके अज़लात, पट्ठे डैमेज, हड्डियाँ डैमेज, हर चीज़ डैमेज होती है। तो इंसुलिन जो है कोशिश करें कि, मैं वैसे मीन जो लोगों के साथ रखता होता हूँ वो ये होता है कि 25 यूनिट्स, 25 यूनिट से ज़्यादा मैंने इंसुलिन नहीं देनी, और पेशेंट को मैंने बूस्ट करके रखना है कि ये दवाई भी खाए, ये दवाई भी खाए, डाइट इतनी खाए, और 25 यूनिट से ज़्यादा इंसुलिन नहीं देनी। यूजुअली मैं पेशेंट को 15 यूनिट से ज़्यादा ही नहीं देता। 15 यूनिट से ज़्यादा मैं इंसुलिन के पेशेंट को नहीं रखता, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कंट्रोल जाता है मरीज़ों का, मरीज़ बड़ा उसको फॉलो करते हैं, और उसको अ, उनकी सेहत भी अच्छी रहती है, बड़ा लंबा चलते हैं। शुगर के कंट्रोल के हवाले से ये चीज़ देखें कि आपको शुगर का कंट्रोल करने के लिए दवाई एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ज़ाहिर है कि आपकी बॉडी, हर बंदे की बॉडी डिफरेंट है, दवाइयों का रिस्पॉन्स डिफरेंट है,
तो उस टाइम को देखने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमें बाज़ का महीना महीना 2-2 महीने लग जाते हैं पेशेंट की दवाई एडजस्ट करने में। आप स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग देखें कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 50 साल के हैं, तो पाकिस्तान में एवरेज एज तकरीबन 23 साल है, 73 ईयर्स है, 73 साल। अगर आप 50 साल के हैं तो अभी आपके 23 साल बाकी हैं, थ्योरेटिकल स्पीकिंग। वैसे तो ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं होता। तो आप 80-90 साल के भी हो सकते हैं, यानी कि आपके पास कम से कम 23 साल बाकी हैं। उन 23 साल को अच्छा गुजारने के लिए, बीमारियों से बचकर गुजारने के लिए अगर आप 2-3 महीने की स्ट्रगल कर लेंगे, डॉक्टर के साथ फॉलो अप कर लेंगे, तो आपको उसका फ़ायदा होगा डेफ़िनेटली। आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी और आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। शुगर की बीमारी में असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये होती है कि जिसमें बहुत सारे माइक्रो मिनरल, स्पेशली विटामिन बी ट्वेल्व के हवाले से मैंने एक अलग से वीलॉग भी कर रखा है, वो भी देखा जा सकता है। तो वो जब आप शुगर की दवाइयाँ देते हैं तो उनसे, उनकी मौजूदगी में एब्ज़ॉर्ब नहीं होता वो। तो जब एब्ज़ॉर्ब नहीं होता तो वो फिर आपको असाबी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। तो यूजुअली जो होता है विटामिन बी 12 वो इंजेक्टेबल ही लेना पड़ता है। मैंने इस वाले से 3-4 व्लॉग अलहदा से करके रखे हुए हैं, उनको आप देख लीजिएगा कि कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किस टाइम देने हैं। आयरन, बी 12, फॉलिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, क्योंकि ये नहीं देंगे तो शुगर की बीमारी आपको, बीमारी आपकी कंट्रोल में होगी लेकिन आपका जिस्म कंट्रोल में नहीं होगा। तो इनको रिप्लेस करना, लेना साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो व्यूअर्स, ये थी कुछ चीज़ें जो शुगर के हवाले से थी। बाकी अगर किसी के क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो पूछ सकते हैं इन कमेंट्स। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।